हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया में कुछ लोग कैंपेन चलाते हैं। कुछ सिलेक्टेड विदेशी अखबारों की चुनिंदा हेडलाइंस को वायरल किया जाता है। 100 साल बाद ऐसी महामारी आई है जिससे पूरे देश को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। लेकिन कुछ मोदी विरोधी लोग इंटरनेशनल एजेंडा चलाने में लगे हैं। सच्चाई क्या है? क्या दुनिया को नरेंद्र मोदी पर यकीन है? आज हमको इस सवाल का सही जवाब देंगे। सोशल मीडिया में चलने वाले प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करेंगे इस रिपोर्ट से। बयालीस देशों ने भारत की मदद का भरोसा दिया। 21 से ज्यादा देशों ने अब तक भारत को ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन तक की सप्लाई की, विमान से डिलीवरी की, समंदर से सप्लाई भेजी। 20,000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर आए, 11,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए, 75 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स आए। यह सिलसिला रुका नहीं है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया की एक फ्लाइट पहले ही लैंड कर चुकी है। दूसरी फ्लाइट सप्लाई के साथ अब से कुछ घंटों के बाद लैंड कर जाएगी। इजिप्ट के 3 एयरक्राफ्ट मेडिकल इक्विपमेंट के साथ भारत में उतर चुके हैं। स्पेन और इंडोनेशिया से भी जरूरी सप्लाई आ चुकी है। कुवैत, कतर, सिंगापुर, आप नाम ले लीजिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया भारत को जरूरी मेडिकल हथियार की सप्लाई कर रही है। और तब जाकर ऐसी हेडलाइन बन रही है। पश्चिमी मीडिया बता रहा है कि दुनिया भारत की मदद को इतनी तेजी से क्यों आगे आई। कहीं यह छप रहा है कि दुनिया को भारत की आपदा का एहसास देर से ही सही लेकिन हुआ, तो कोई यह भी अपील कर रहा है कि दुनिया भारत की मदद कर रही है, आप भी कीजिए। इन सब के बीच एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, वो ये कि आज अगर भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है तो क्यों खड़ी है? क्या इसके पीछे मोदी फैक्टर है? मोदी विरोधियों की टाइमलाइन देख लीजिए। विदेशों से आ रही मदद के बहाने मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। मोदी की फोटो के साथ कांग्रेस पार्टी यह फैला रही है कि मोदी सरकार ने भारत को दुनिया की मदद के भरोसे छोड़ दिया है। राहुल भी अपनी सियासी स्क्रिप्ट में मोदी को कोसने वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या इनके सवाल जायज हैं? क्या मोदी के खिलाफ माहौल बनाना जायज है? आज हम आपको यह बताएंगे कि विदेशी मदद के बहाने मोदी को घेरने वाला प्लान क्यों कामयाब नहीं हो सकता। राहुल और कांग्रेसी नेताओं का यह नैरेटिव फ्लॉप होना तय है। क्यों? अब ये जानिए। मोदी विरोधी कोरोना क्राइसिस के बीच भारत के लिए दुनिया की सॉलिडेरिटी के पॉलिटिकल मायने निकाल सकते हैं, मगर सच्चाई कुछ और है। दुनिया से भारत को जो इमरजेंसी सपोर्ट मिल रही है उसमें दया, चैरिटी या गिल्ट वाली बात नहीं है। भारत ने किसी देश से कोई मदद नहीं मांगी। ज्यादातर देशों ने खुद मदद भेजी है, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स की एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जिसे भारत ने खरीदा है और उसके लिए रकम भी दी है, और इन प्रोडक्ट्स को डोनेशन नहीं कहा जा सकता। मगर भारत के सियासतदान और मोदी के पॉलिटिकल विरोधी इसमें एक दूसरा एंगल ढूंढ रहे हैं। वो बात दूसरी है कि फैक्ट्स की बात कोई नहीं कर रहा। फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया अगर भारत के सपोर्ट में आगे आई है तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह वर्ल्ड लीडर के साथ मोदी के करीबी रिश्ते और भारत के साथ वैश्विक स्तर पर दुनिया के पारस्परिक संबंध है। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझना हो तो आप न्यूयॉर्क स्थित G0 मीडिया के इस आर्टिकल के भीतर झांकना होगा, जिसने लिखा है कि भारत के प्रति दुनिया की पॉलिटिक्स सहानुभूति की है, यानी पॉलिटिक्स ऑफ कंपैशन है। भारत को ब्राजील की तुलना में दुनिया से ज्यादा इमरजेंसी मदद मिली है। G0 मीडिया ने इसके पीछे की वजह यह बताई कि मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री उन सभी देशों के साथ वार्म रिलेशंस बनाकर रखे हैं जो भारत की मदद कर रहे हैं, जबकि इसकी तुलना में ब्राजील के राष्ट्रपति का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने हमेशा वायरस से इनकार किया और वर्ल्ड लीडर्स को बुरा भला कहा। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया जिस तरह भारत की मदद कर रही है उसके पीछे की दूसरी वजह क्या है? इसका जवाब है मोदी सरकार की विदेश नीति।
दुनिया के सारे बड़े लीडर्स पिछले कुछ दिनों में बार बार ये दोहरा चुके हैं कि वो भारत की मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत ने महामारी के शुरुआती दौर में उन सारे देशों का साथ दिया था। पिछले साल जब महामारी ने हमला किया था तब भारत की वैक्सीन, मेडिकल गियर्स और दवाओं ने कम से कम 150 देशों की जान बचाई थी। उस वक्त भारत ने अपनी विदेश नीति की बदौलत कई डेवलपिंग और डेवलप्ड देशों की मदद की थी। ये वही सॉफ्ट पावर है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। महामारी फैलने से ठीक पहले भारत ने रेस्क्यू डिप्लोमेसी की शुरुआत कर दी थी। दुनिया ने किसी भी विपदा के दौरान भारत को फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने मुश्किल वक्त में दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठाई। मगर भारत की कोशिशों के बावजूद देश के भीतर मोदी विरोध की इंटरनल पॉलिटिक्स करने वालों और बाहरी तत्वों ने पूरी ताकत ये साबित करने में लगा दी ताकि किसी तरह पब्लिक हेल्थ के मामले में भारत की नकारात्मक छवि पेश की जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाया। भारत को मिल रहे ग्लोबल सपोर्ट और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप की एक वजह यह भी है कि सुरक्षा और स्टेबिलिटी के लिहाज से दुनिया भारत को एक अहम प्लेयर मानती है और कोई भी देश भारत को कमजोर होता देखना अफोर्ड नहीं कर सकता। दुनिया में भारत की छवि टू बिग टू फेल वाली बन गई है क्योंकि एशिया में बैलेंस ऑफ पावर के लिहाज से भारत पहले के मुकाबले काफी मजबूत है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। अमेरिका ने मैसेज दिया कि वो भारत का दोस्त है। फ्रांस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की बात कही। जापान ने क्लोज कोलैबोरेशन का हवाला दिया। यूएई ने भारत के साथ रिश्तों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया। रूस ने दोनों देशों के रिश्तों को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने वाला पार्टनर बताया। भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत 95 देशों को 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई भेजी। दुनिया को इस बात का एहसास है मोदी विरोध के चक्कर में कुछ लोग भले ही मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर राजनीतिक रोटियां सेकें, मगर इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। भारत ने मुश्किल वक्त में दुनिया की भलाई के लिए जो फैसले किए, आज उसी का परिणाम है कि पूरी दुनिया भारत की मदद को आगे आई है। अमेरिका की बड़ी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न को ही ले लीजिए, इन्होंने भी भारत को इमरजेंसी सपोर्ट भेजी है क्योंकि इन कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और वो इसे खोना नहीं चाहते। मौजूदा क्राइसिस के बीच दुनिया के ताकतवर देश और कॉरपोरेशंस जिस तरह भारत के साथ मिलकर इस जंग को लड़ रहे हैं, उसे आप पोस्ट पैंडेमिक इंटरनेशनल ऑर्डर से भी जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें भारत की लीडरशिप का रोल बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू है। दिल्ली में सख्ती ऐसी है कि मेट्रो की सर्विस भी बंद है। आपको लगता होगा कि इन सब उपायों का फायदा क्या है। कुछ लोग नाइट कर्फ्यू जैसे उपायों का मजाक भी उड़ाते हैं। आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ डाउट क्लियर किए हैं। अगर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के फायदे पर अब भी कोई शंका है तो ये रिपोर्ट देखिए, सारी शंका मिट जाएगी। ऐसी दूरी बना के रखें आपस में, अपनी बारी आने पर ही काउंटर पे जाएंगे। कोरोना फ्रंट पर इंडिया के लिए थोड़ी तसल्ली, थोड़ी सुकून देने वाली खबर आई है। करीब 50 दिन बाद पहली बार वायरस से जंग जीतने वाले लोगों की तादाद नए केस से ज्यादा हो गई है। कोरोना अब भी रोजाना लाखों लोगों को बीमार कर रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है एक्टिव केस डाउन हो रहा है और रिकवरी रेट अप हो रहा है। टेक्निकल टर्म में कहें तो कोरोना के सेकेंड वेव का ग्राफ पहली बार नीचे आना शुरू हुआ है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली ट्रेंड है। ये निश्चिंत हो जाने का समय नहीं है, ये पार्टी के लिए बाहर निकल जाने का समय नहीं है। भारत के लिए अगले 7 दिन बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। अगले 7 दिनों में अगर हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए कि दूसरी लहर पर इंडिया की जीत पक्की होने वाली है। लेकिन एक दिन की भी ढिलाई बहुत भारी पड़ सकती है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जहां जहां लॉकडाउन हुआ वहां वहां कोरोना डाउन होना शुरू हो गया। एक्सपर्ट्स की बातें कितनी सही है, इसे हमने ग्राउंड पर जाकर देखा। कोरोना के नंबर सरकार बता रही है, हम आपको दिखाएंगे कि
किस शहर में कोरोना की सिचुएशन कितनी कंट्रोल में आई है, किस शहर में कोरोना कितना आउट ऑफ कंट्रोल है, जहां जहां कोरोना का ग्राफ गिर रहा है उस शहर ने इसके लिए क्या किया, किस शहर ने कोरोना कंट्रोल का कौन सा मॉडल अपनाया। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ ये बातें समझना आसान है। शुरुआत मुंबई से करते हैं। मुंबई पिछले एक महीने से देश में कोरोना की राजधानी बनी हुई थी, लेकिन आज कोरोना पर जीत की सबसे बड़ी उम्मीद मुंबई से ही आई है। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस 38,000 से भी नीचे आ गए हैं। मुंबई में कोरोना के नए केस 2,000 से भी नीचे पहुंच गए हैं। जी हां, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी और 2,000 से कम नए केस। जो इम्पॉसिबल लगता था उसे मुंबई ने पॉसिबल कर दिखाया है। मुंबई में अस्पताल के लिए मारामारी नहीं दिखती, ऑक्सीजन के लिए कोई कतार नहीं लगती, आईसीयू बेड के लिए SOS मैसेज नहीं आते। अब समझिए ये कैसे हुआ, मुंबई मॉडल कैसे काम करता है। बीएमसी ने सिटीजन एंगेजमेंट के लिए कंट्रोल रूम बनाया। मुंबई के 24 वार्ड के लिए 24 कंट्रोल रूम बनाए गए। हर टेस्ट रिपोर्ट की सूचना सबसे पहले कंट्रोल रूम में आती है। सेंट्रल कंट्रोल रूम से संबंधित वार्ड के कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया जाता है। कंट्रोल रूम में डॉक्टर और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ तैनात किए गए। 24 कंट्रोल रूम को एम्बुलेंस की सर्विस से जोड़ा गया है। 800 SUVs को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया। जरूरत पड़ने पर पेशेंट को अस्पताल पहुंचाने का फैसला लिया जाता है। अस्पतालों में बेड और आईसीयू की अवेलेबिलिटी को ट्रैक करने के लिए सेंट्रल डैशबोर्ड बनाया गया। 24 वार्ड कंट्रोल रूम आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिससे मरीज को अस्पताल बेड मिलने में कोई दिक्कत ना हो। हमने इस कंट्रोल रूम के अंदर जाकर देखा कि यहाँ एक्चुअली काम कैसे होता है। मुंबई में कुल 24 बीएमसी के वार्ड हैं और इन 24 वार्ड में एक वॉर रूम काम कर रहा है। हर वार्ड में एक वॉर रूम काम कर रहा है। ये वॉर रूम कोविड के मरीजों को एम्बुलेंस दिलाने से लेके बेड दिलाने तक का पूरा नियोजन करता है। और ऐसे ही एक वॉर रूम में हम जा रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि बिना मास्क के अंदर आपको एंट्री नहीं है, आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। लेकिन ये पूरा वॉर रूम काम कैसे कर रहा है हम अंदर देखते हैं। आज केंद्रीय हेल्थ मंत्रालय ने बीएमसी के वॉर रूम की बड़ी तारीफ की है कि बीएमसी के इस वॉर रूम की वजह से मुंबई में केसेस बहुत कम हो रहे हैं और सब पेशेंट को जो बेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था है वो प्रॉपर हो पा रही है। तो ऐसे वॉर रूम के अंदर हम आए हैं। ये केस्ट का एक वॉर रूम है जहां पर ये स्टाफ है, करीब 40 स्टाफ है, 3 शिफ्ट में काम करता है। और ये पूरा जो नियोजन है ये कैसे होता है हम जानते हैं यहाँ के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से। मैम आप ये बताएं कि ये पूरा वॉर रूम कैसे काम कर रहा है। मैं डॉक्टर उर्मिला पाटिल, यहाँ के ईस्ट वार्ड में मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ हूँ। डेली मॉर्निंग में 7:30 to 8 AM में हमको एक लिस्ट मिलता है जिसमें पॉजिटिव पेशेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो वो पॉजिटिव पेशेंट को पहले हमारे यहाँ पे वॉर रूम के थ्रू ही उनको पता चलता है कि वो पॉजिटिव है। लिस्ट हमको ICMR से आता है। यहाँ आने के बाद वॉर रूम से उनको पता चलता है, मतलब पेशेंट को। तो यहाँ पे जो हमारा स्टाफ है, यहाँ पे डॉक्टर्स है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है एंड टीचर्स है। तो दे आर इंक्लूडेड इन दिस वर्क। सो पेशेंट को जब पहली बार हम फोन करते हैं तो उनका हम हेल्थ स्टेटस पूछते हैं। पहले उनको बताते हैं कि वो पॉजिटिव है, बाद में उनको पूछा जाता है कि उनका अभी ऑक्सीजन लेवल कितना है या फिर कोई दिक्कत है क्या, उनको ब्रीदिंग में कोई डिफिकल्टी है क्या, या फिर कोई डायबिटीज या हाइपरटेंशन ऐसे कोमॉर्बिडिटीज है क्या, उनका एज देखा जाता है, उनके घर में और किसी को पॉजिटिव हुआ था क्या, उनका वैक्सीन उन्होंने लिया है कि नहीं लिया जाता है। ऐसे कोई काफी सारे एक चेकलिस्ट है वो, हाँ क्वेश्चनर है, वो सारे हमारे स्टाफ उनको पूछते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन लेते हैं कि उनका क्या करना है। पैरेलली ये सेम लिस्ट हम लोग हमारे हेल्थ पोस्ट को भी भेजते हैं। आज ICMR से आपको कितने मरीजों की कोविड की रिपोर्ट आई और उन मरीजों को आपने कैसे कम्युनिकेट किया? हाँ, तो ये अभी जैसे मैंने बताया कि एक लिस्ट पैरेलली हेल्थ पोस्ट मतलब आरोग्य केंद्र जो है उनको भी भेजा जाता है। यहाँ से तो कॉल जाता ही है, पैरेलली वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो भी उनको कॉल करते हैं और उनका होम विजिट भी होता है। मतलब सबका होम विजिट नहीं होता है, लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे थोड़ा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, मुझे आईसीयू बेड चाहिए, ऐसे घर से बोलते हैं। यहाँ पे वॉर रूम से हमारी हेल्थ की टीम लोगों के घरों तक जाती है और लोगों के घरों में होम विजिट करती है ताकि उनके पूरा जो उनके सिम्टम्स है उसका मुआयना किया जा सके। हाँ, वो भी सिम्टम भी देखते हैं और पैरेलली उनका
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो होता है वो भी किया जाता है। मुंबई मॉडल की तारीफ सुप्रीम कोर्ट तक में हो चुकी है। ना सिर्फ हॉस्पिटल मैनेजमेंट बल्कि बीएमसी के ऑक्सीजन मॉडल की भी तारीफ हो रही है। ये सब कैसे किया गया, ये हमने बीएमसी के ही टॉप अफसर से पूछा। बीएमसी का क्या मॉडल रहा कि कोरोना जो है अब एक तरीके से लग रहा है उस पर लगाम लग रही है। बीएमसी ने मतलब हम जब कोविड-19 का जो पहला साइकिल आया था, पहली जो सुनामी आई थी, उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा और 3 चीज़ों पर हमने बहुत ध्यान दिया कि ट्रैकिंग करो, टेस्टिंग करो और ट्रीटमेंट दो। तो ये 3 बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते समय हमने जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट वाले जो है उनको बाहर निकालना है, उनको इलाज करना है, जो उनकी टेस्टिंग करना है, टेस्टिंग करने के बाद पॉजिटिव आता है तो उनको फिर से आइसोलेशन सेंटर में भेजना है। इस तरीके से हमने काम शुरू किया, जो बेसिक जो काम होना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में केसेस 300, 400, 500 के लगभग आ रही थी। तब हमने ये निर्णय लिया कि ये जो हमारी जम्बो फैसिलिटी वो शुरू रहेगी, लेकिन इसके साथ में ही जो हमारी 2 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई और दवाइयाँ। ऑक्सीजन सप्लाई में हमारे जो पहले सिलेंडर बेस सप्लाई हुआ करता था, सिलेंडर लगाओ, खाली हो जाए तो फिर से रिफिलिंग के लिए जाओ, तो वो हमने निकाल कर हमने जंबो सिलेंडर, टर्बो सिलेंडर हमने लगाए, जिसकी कैपेसिटी 13,000 किलोलीटर की है, 13,000 लीटर की है। तो ऐसे लगाने की वजह से और हमने सिलेंडर बेस से निकाल कर हमने पाइपलाइन सप्लाई से हमने ऑक्सीजन देने का पूरी जो व्यवस्था है पूरी हर अस्पताल में हमने पूरी कर दी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुंबई ने सेकंड वेव का पीक पीछे छोड़ दिया है। मुंबई का सारा जोर अब वैक्सीनेशन पर है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और बीएमसी का दावा है कि उसके पास 3 हफ्ते में मुंबई के सभी लोगों को वैक्सीन लगा देने का रोड मैप तैयार है। शर्त यह है कि वैक्सीन की कमी ना हो। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम ने मुंबई के कई वैक्सीनेशन सेंटर जाकर ग्राउंड सिचुएशन देखी। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे कहते हैं कि वैक्सीन के डोज कम है, इसलिए वैक्सीनेशन की स्पीड घट गई है। अगर वैक्सीन की सप्लाई बढ़ जाए तो हम स्पीड बढ़ा देंगे। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या सिचुएशन है, राजीव सिंह की रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दिया जा रहा है। जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की लंबी कतार देखी जा रही है। इस वक्त राजावाड़ी हॉस्पिटल में मौजूद वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी लंबी कतार लगी है। लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और उसके बाद में राजावाड़ी हॉस्पिटल में सुबह सवेरे से ही पहुंचे हैं। घंटों से लंबी कतार में खड़े हैं और इस उम्मीद में कि आज उनका नंबर आएगा तो उन्हें वैक्सीन की पहली डोज मिलेगी। और बड़ी संख्या में जो हैं यहाँ पर युवा वर्ग से लेकर जो मध्यम वर्गीय उम्र के लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर वैक्सीन के लिए पहुंचे हैं। कितनी देर से आप लाइन में खड़े हैं और कहाँ से आए? 1.5 आवर से खड़े हैं और हम लोग तिलक नगर चेंबूर से आए हैं। तो उम्मीद है आज आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो आज आपको फर्स्ट डोज मिल जाएगा? 99% तो लग रहा है कि मिल जाएगा, लेकिन अभी एक बार काउंटर स्टार्ट हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने घंटे हो गए हैं? 1 घंटा। कहाँ से आई हैं आप? पवई से। पवई से आई हैं, 1 घंटे से कतार में खड़ी हैं। आप कहाँ से आई हैं? कितनी देर से लाइन में खड़ी? उम्मीद है कि आज रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप लोगों का वैक्सीनेशन? रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वैक्सीनेशन भी होगा। मुंबई के राजावाड़ी हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि सेकेंड डोज के लिए आए हुए हैं, लेकिन सेकेंड डोज को लेकर बाकायदा हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से यहाँ पर नोटिस लगाया गया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को सेकेंड डोज की वैक्सीन दी जाएगी जिन लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया गया है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर सेकेंड डोज यानी कि कोवैक्सीन नहीं दी जाएगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ दिक्कतें हो रही है। ये बताइए, आप यहाँ पर आए कितने बजे आए, क्या परेशानी हो रही है? मैं आज 6 बजे से इधर ही है। कल भी आया था मैं। कल मेरे को ये लोग बोला मेरा जो फर्स्ट डोज लेके आज 55 दिन हो गया, 56 दिन हो गया। तो कल भी आया तो मैडम, वो जो हवलदार मैडम ने बताया ऐसा रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले भी रजिस्टर करके लिया था, बाद में तो अपॉइंटमेंट के लिए बहुत हम लोग ट्राई किया, रात भर ट्राई किया, नहीं मिला। मुंबई ने कोरोना कंटेनमेंट का प्लान बनाया और लॉकडाउन किए, बिना सख्त उपाय किए कोरोना को काबू में किया। दूसरा एग्जाम्पल पुणे का है, जिसकी तारीफ केंद्र सरकार भी करती है। पुणे में मार्च के पहले हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 69.7% रिकॉर्ड की गई, यानी 100 टेस्ट में से करीब 70 टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ रही थी। पुणे वो शहर है जहां बनी कोविशील्ड वैक्सीन देश भर के लोगों की उम्मीद है। उसी शहर के लोगों को बचाने के लिए ठाकरे सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया।
29 मार्च से 12 अप्रैल तक कर्फ्यू की सख्ती और बढ़ाई गई। सख्ती बढ़ी तो पुणे में कोरोना का ग्रोथ रेट घटने लगा। 12 अप्रैल के बाद राज्य सरकार ने 15 दिनों के लिए पुणे को लॉक कर दिया। लॉकडाउन लगाने से पहले पुणे में पॉजिटिविटी रेट 41.8% था। आज की तारीख में पुणे में पॉजिटिविटी रेट 23.4% रह गया है। मुंबई और पुणे ये दोनों एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना का ग्राफ नीचे लाया जा सकता है अगर खुद पर कंट्रोल रखें, अगर बिना जरूरत बाहर ना निकलें, अगर हर एक केस को ट्रैक करके मरीज को ट्रीटमेंट दिया जाए तो कोरोना को मिटाया जा सकता है। महाराष्ट्र कोरोना के ट्रीटमेंट वाली दवाई बनाने में भी आगे है। इंडिया टीवी रिपोर्टर जयप्रकाश मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर उस दवा फैक्ट्री के अंदर तक पहुंचे जहां इन दिनों सबसे अधिक डिमांड वाली दवा रेमडेसिविर तैयार होती है। पालघर की इस फैक्ट्री में रोजाना 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार होते हैं। इसके अलावा यहां ब्लैक फंगस की भी दवा बनाई जा रही है। पूरे देश में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी दवा की जरूरत पड़ रही है तो वो दवा है रेमडेसिविर दवा। और रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत सबसे ज्यादा होने का कारण ये है कि ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है ये सीधे इन्फेक्शन को चेस्ट से दूर करती है। यानी चेस्ट में, फेफड़े में जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है उसे निकालने में रेमडेसिविर और स्टेरॉइड का बहुत बड़ा रोल होता है। और रेमडेसिविर का सबसे बड़ा प्रोडक्शन अगर कहीं हो रहा है मुंबई के आसपास तो वो जगह है पालघर की कमला लाइफ साइंस लैब। और यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं इस कमला लाइफ साइंस लैब और प्रोडक्शन प्लांट में। और ये रेमडेसिविर के वायल्स हमारे सामने यहाँ पर बॉटलिंग और पैकेजिंग और प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। पीले रंग के ढक्कन वाली ये जो बोतल है इसके अंदर प्राणवायु दवा भरी हुई है और ये प्राणवायु दवा है रेमडेसिविर। और इस दवा के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि यहाँ पर रोजाना किस तरीके से प्रोडक्शन किया जा रहा है? यहाँ पर अभी ये जो सामने दिख रहा है ये लिक्विड रेमडेसिविर है। हम लोग इसको रोजाना 95,000 वायल्स बना रहे हैं। अच्छा, ये जो रोजाना 95,000 वायल्स बन रहा है पिछले 1-2 महीने की अगर हम बात करें तो 2020 में जो पैंडेमिक आया था तब और अब में से किसके डिमांड में कितना फर्क आया? नहीं, काफ़ी आया। बीच में जो हमने पिछले साल अगस्त से काम शुरू किया था 31 दिसंबर तक फुल फ्लेज चलाया। बाद में 2 महीना इसकी डिमांड बिल्कुल जीरो थी तो जनवरी और फरवरी में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन अचानक जो सेकेंड वेव मार्च महीने से जो शुरू हुई है तो इसकी डिमांड रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी है। महाराष्ट्र के बाद अब लौटते हैं दिल्ली। राजधानी में भी कोरोना के केसेस घटे हैं लेकिन दिल्ली में मौत का आंकड़ा अब भी बेचैनी बढ़ाने वाला है। 24 घंटे में दिल्ली में 12,481 नए केस आए, 13,583 लोग रिकवर हुए लेकिन 24 घंटे में 347 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट जो एक समय 35% तक चला गया था अब 17.76% है। राजधानी में कोरोना के एक्टिव केस 83,809 है। इन दोनों मोर्चे पर दिल्ली थोड़ी सी राहत की सांस ले सकती है लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो ताजा बयान दिया है उसमें एक चिंता भी है। दिल्ली में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी। आप सभी के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए कोरोना कंटेनमेंट के सख्त उपाय किए गए हैं। यहां तक कि मेट्रो भी बंद है। दिल्ली में ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम करीब खत्म हो गई है। नए कोविड सेंटर बनने से अस्पताल के बेड की परेशानी भी नहीं रही। लेकिन सेकेंड वेव को डाउन करने के साथ साथ अगर थर्ड वेव को रोकने की भी तैयारी करनी है तो दिल्ली की डिमांड वैक्सीन की है। दिल्ली सरकार कहती है कि उसके पास अब सिर्फ 3 दिनों का वैक्सीन का स्टॉक है, उसमें भी कोवैक्सीन खत्म होने के करीब है। राजधानी में वैक्सीनेशन की सिचुएशन क्या है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट गोनिका अरोड़ा ने भेजी है। हम इस वक्त एक सेंटर पर मौजूद है, चिराग दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहां पर लोगों को कोवैक्सीन लग रही है। दरअसल कल दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में सिर्फ 1 दिन का कोवैक्सीन का स्टॉक और 4 दिन का कोविशील्ड का स्टॉक बचा है। इसी चीज की पड़ताल के लिए हम इस वक्त दिल्ली के चिराग दिल्ली के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है और यहाँ पर हम तस्वीर देख रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्मूथ तरीके से चल रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो कल कहा गया था कि वैक्सीन सिर्फ 1 दिन का
बचा है, इसकी जानकारी फिलहाल यहाँ सेंटर पर बिल्कुल भी नहीं है। और सेंटर पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली में यहाँ पर इस सेंटर पर हर रोज 600 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। और ये यहाँ पर इस वैक्सीनेशन सेंटर पर 4 साइट बनाई गई हैं। जो भी लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के आ रहे हैं, जो स्लॉट उन्हें मिल रहा है उसी स्लॉट के हिसाब से इस वैक्सीनेशन सेंटर पर वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आकर अपना टोकन लेकर वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर उनका पूरा हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये जो यहाँ पर क्या वैक्सीनेशन का जो स्टॉक है वो पूरा है, वैक्सीन आज स्मूथ तरीके से लग रहा है? हमारे यहाँ तो जी पूरा स्टॉक है जी, और डेली 600 अपना यानी कि स्लॉट हमारे पास आते हैं अपना, और वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। और कोई हमारे को ऐसी कोई शॉर्टेज तो नहीं? हमारे यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं है। सुबह 9 AM स्टार्ट होता है और 8:30 पे हमारे यहाँ पे वैक्सीन आ जाती है डेली अपना। दिल्ली के बाद आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हज सेंटर में 255 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। 15 करोड़ की लागत से बने इस कोविड सेंटर के चालू हो जाने के बाद लखनऊ में कोरोना का इलाज आसान होगा। टाटा नगर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ आ जाने से ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। यूपी में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त उपाय लागू हैं। इसका फायदा भी हो रहा है। समूचे उत्तर प्रदेश में कोरोना के नंबर नीचे आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यूपी में टेस्टिंग कम हो रही है इसलिए नंबर घटे हैं, लेकिन यहां समझना होगा कि खतरे का असली इंडिकेटर एब्सोल्यूट नंबर नहीं है। असली इंडिकेटर है पॉजिटिविटी रेट। 21 से 27 अप्रैल के बीच यूपी में पॉजिटिविटी रेट था 24.1%। 28 अप्रैल से 4 मई के बीच पॉजिटिविटी रेट रहा 18.8%। वहीं 10 मई को उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट रहा 10%। लखनऊ में कोरोना मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, इसे समझने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप कोविड कमांड सेंटर पहुंचे। पिछले 1 साल में यहाँ 3,20,000 कॉल अटेंड किए जा चुके हैं। पिछले 30 दिनों में ही यहाँ करीब 1,70,000 कॉल अटेंड किए गए। किसको अस्पताल में बेड चाहिए, किसको ऑक्सीजन चाहिए और किसको घर पे दवाई की डिलीवरी चाहिए, सब कुछ इसी कमांड सेंटर से मैनेज होता है। इस समय हम लखनऊ के कोविड स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम में मौजूद हैं और यहीं पर इसी सेंटर पर लोगों को अस्पताल अलॉट होता है, उनकी ऑक्सीजन की समस्याओं को निदान किया जाता है, सैनिटाइजेशन से रिलेटेड जो भी समस्या होती हैं उसका निदान किया जाता है। और सबसे पहले जब कोई भी यहाँ पर कंट्रोल रूम में कॉल करता है तो कंट्रोल रूम में कॉल करने के बाद ये डॉक्टर्स का पूरा रूम है। डॉक्टर्स के इस रूम में यहाँ पर किस मरीज को कहाँ जाना है, कहाँ उसको अस्पताल का आवंटन करना है, किस तरीके की उसकी नीड है, उसको ऑक्सीजन के बेड की जरूरत है या उसको वेंटिलेटर के बेड की जरूरत है, यहाँ वो सारी फॉर्मेलिटीज चेक करने के बाद उसे पूरी तरीके से बेड असाइन किया जाता है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की अहमियत कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ के मंडलायुक्त भी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार यहाँ पर मौजूद रहते हैं और लोगों को कम से कम दिक्कत हो इसको इंश्योर करते हैं। और यही शासन की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा भी है। सर, यहाँ पर जो डॉक्टर्स के लिए कॉल आते हैं, कैसे आप लोगों को उन तक पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि कैसे उन लोगों की बातचीत कराते हैं ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है उसका निस्तारण किया जा सके? जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि टेली कंसल्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हम लोगों ने सभी तरह के डॉक्टरों को अप्रोच किया। IMA के डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथी हैं, आयुर्वेदा हैं, सभी के डॉक्टरों को जोड़ा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि कोई भी कॉल करता है तो वो जो डॉक्टर अपने स्टेशन पे जहाँ भी हों, ताकि वो एक साथ बैठने की जो समस्या थी कि जिससे कोरोना हो सकती है, तो अपने अपने जगह पर रहेंगे और यहाँ से ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको जोड़ दिया जाएगा। इससे एक लाभ ये भी है कि हम लोग और भी डॉक्टर लगातार जोड़ रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंसल्टेशन मिल सके। कमांड सेंटर जब मरीज से बात कर लेता है कि उसकी यूनिक आईडी डॉक्टरों के एलीट पैनल के पास भेजी जाती है जो मरीज की सिचुएशन का असेसमेंट करती है। जरूरत पड़ने पर वहीं से अस्पताल का बेड अलॉट किया जाता है और एम्बुलेंस बुक कर दी जाती है ताकि पेशेंट तुरंत अस्पताल जा सके। ऑक्सीजन की सिचुएशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए अलग हेल्प डेस्क बनाया गया है जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी रहती है। लखनऊ में इस समय सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो ऑक्सीजन की देखने को मिल रही है और ऑक्सीजन के साथ साथ अगर किसी को घर पे दवाइयों की डिलीवरी करानी है इसके लिए बाकायदा यहाँ पर देखिए हेल्पलाइन कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहाँ पे 2 अधिकारियों को बाकायदा तैनात किया गया है कि वो लगातार 24/7 इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, ऑक्सीजन कहाँ पहुंचाना है ये सुनिश्चित करेंगे और मेडिकल दवाइयाँ अगर कहीं पे जानी है तो उसको भी देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने भी एक कॉलर से बात हो रही है। हमारे हेल्पलाइन पे नंबर जो आता है उस वक्त एरिया वाइज हमने सभी उनके जो डीलरशिप हैं जो घर पे दवा पहुंचाने के लिए तैयार हैं उनको हमारे उनके नंबर संबंधित
उनका लोकेशन को लोकेट करते हुए उनसे पूछ के उनका नंबर दिया जाता है, जिससे उनको घर पे दवा उपलब्ध हो जाती है। वैसे ही जैसे आप देख रहे हैं कि 7 हमारी गैस एजेंसियां हैं जहां पे हम ऑक्सीजन की सप्लाई जो कर रही हैं, तो जो भी कहता है कि हमको रिफिल कराना है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उनको उस पर्टिकुलर एरिया के संबंधित गैस एजेंसी के नंबर दिया जाता है जहां से उनको गैस रिफिल कराई जाती है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां वैक्सीन प्रोग्राम बिना किसी रोक टोक के जारी है। वैक्सीन आगे की तैयारी है। दूसरी लहर को कम करने के साथ साथ तीसरी लहर को रोकना भी जरूरी है। इसलिए योगी की अपील है 18 साल से अधिक उम्र का हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगवाए। तो आपने मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की कोरोना की डिटेल रिपोर्ट देखी। ब्रेक के बाद 2 ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। एक हैदराबाद की, दूसरी अहमदाबाद की। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।